हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा, चंडीगढ़ इंडिया में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट यानी बच्चों के दिमाग व नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। तो इस एपिलेप्सी सीरीज़ में अभी तक हम बात कर चुके हैं सीजर्स और एपिलेप्सी, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन और डिफरेंसेस के बारे में। लास्ट ही वीडियो में हमने बात की थी सीजर्स और एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन के बारे में, और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ कॉमन कारणों की वजह से जिस वजह से बच्चों में सीजर्स, एपिलेप्सी या जो हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट जो ब्रेन में हो रही है वो होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कुछ कॉमन कारणों के बारे में जिसकी वजह से बच्चों में एपिलेप्सी या मिर्गी रोग होता है, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। अमूमन पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके और ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे परिवार में तो किसी को भी दूर दूर तक मिर्गी रोग या दौरों की समस्या नहीं है, फिर भी हमारे बच्चे को ये क्यों हो गया, ये किस वजह से हुआ, क्या हमारे बच्चे में कोई कमी है। तो इसीलिए इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो इन कारणों को क्लासिफाई करने के लिए इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने क्लासिफिकेशन के अंदर ही एक इटियोलॉजिकल या फिर कारणों की क्लासिफिकेशन एक अलग से करके दी, और इनमें उन्होंने जो कारण थे उन्हें 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो इन 6 ग्रुप्स जो थे, इन 6 ग्रुप्स में सबसे कॉमन ग्रुप था स्ट्रक्चरल इटियोलॉजी या स्ट्रक्चरल कॉजेज़ का। दूसरा कॉमन ग्रुप उन्होंने नेम किया इन्फेक्शियस कॉजेज़। तीसरा ग्रुप था मेटाबॉलिक कॉजेज़। चौथा ग्रुप था जेनेटिक कॉजेज़। पांचवा ग्रुप जो रिसेंटली ही ऐड हुआ वो था इम्यून कॉजेज़। और लास्ट वाला अननोन, जहाँ पे हमें कारण ही समझ में नहीं आया। तो हम आगे समझते हैं कि अलग अलग ये सारी ग्रुप्स कैसे बच्चों में आती हैं और ये कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप की, जो कि है स्ट्रक्चरल इटियोलॉजी या स्ट्रक्चरल कॉजेज़। अब स्ट्रक्चर अंग्रेजी का एक बड़ा ही सिंपल वर्ड है जिसका मतलब है बनावट, और जब हम एपिलेप्सी या मिर्गी रोग की बात कर रहे हैं तो हम क्लियर ही है कि हम ब्रेन के बनावट की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चा मम्मी के पेट में आता है तब जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल एक इमेच्योर छोटा सा ब्रेन होता है जिसके ऊपर ना कोई गड्ढे, ना कोई गायराए या कोई सल्काए होते हैं। आपने अडल्ट ब्रेन देखा होगा या फोटोज़ में ही देखा होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कुछ उभरे हुए हिस्से होते हैं और कुछ गड़े हुए हिस्से होते हैं। तो जो उभरे हुए हिस्से होते हैं वो होते हैं गायराए, और जो सल्काए होते हैं वो होते हैं गड्ढे। तो ये जो गायराए सल्के हैं ये जो है मम्मी के पेट में ब्रेन की डेवलपमेंट के दौरान जब न्यूरॉन्स ब्रेन के बिल्कुल सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं तब ये चीज़ें बनती हैं। तो अगर किसी भी कारण से इन न्यूरॉन्स का ट्रांसपोर्ट या इन न्यूरॉन्स का जो प्रोलिफरेशन है, जैसे हम कहते हैं ग्रोथ है, वो अगर ठीक से ना हो तो ब्रेन की बनावट में आ जाती है प्रॉब्लम्स। जैसे कि ब्रेन जो है बिल्कुल छोटे बच्चे के ब्रेन की तरह ही रह गया, ना गड्ढे बने ना वो गायराए बने, तो उसे हम बोलते हैं लिजेंसेफली। कभी कभी जो ब्रेन की सबसे बाहर की परत है जिसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर, वो कई बार बहुत मोटी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं पैकीगायरिया। और इन सभी ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशंस। इसके अलावा भी कभी कभी ब्रेन की बनावट तो बिल्कुल ठीक होती है मम्मी के पेट में, बट पैदा होने के टाइम बच्चे ने पेट में ही पॉटी पास कर दी, या जन्म पे रोया नहीं, या जन्म के इमीडिएटली बाद ही उसको शुगर की कमी हो गई। तो जिस वजह से होता क्या है कि ब्रेन में ऑक्सीजन ठीक तरीके से पहुंचती नहीं या शुगर ठीक से पहुंची नहीं, ब्रेन के सेल्स डैमेज हुए और वहाँ पे निशान पड़ गया, और जिस वजह से ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है या बनावट है वो ख़राब हो गई, जिस वजह से बच्चे को मिर्गी आती है। तो जो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वो तो आनुवांशिक या जन्म से भी हो सकती है, या फिर जन्म के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से भी ब्रेन को स्ट्रक्चरल इंसल्ट हो सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, और दूसरा कॉमन ग्रुप है इन्फेक्शियस ग्रुप। अब आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बच्चों को नॉर्मल सा खांसी जुकाम हो, निमोनिया हो, और वही इन्फेक्शन जो है ब्रेन पे चढ़ गई, और ब्रेन पे चढ़ने के बाद जो ब्रेन की 3 परतें होती हैं जो कवर करती हैं ब्रेन को, उनकी सोजिश कर देती हैं, और उस सोजिश या इरिटेशन की वजह से बच्चे को फिट्स आने लगते हैं। इसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस।
कई कई बार ये सोजिश ब्रेन के अंदर भी चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनकेफेलाइटिस। तो ये जो एनकेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस है, ये बैक्टीरिया, वायरस या टीबी या पैरासाइट किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कभी कभी जो हम खाना खाते हैं या गंदी जगह से हमने कहीं से चिकन खा लिया, उसकी वजह से जो कीड़े हैं वो हमारे पेट में जाते हैं और वो कीड़ा कई कई बार वहाँ से खून के रास्ते ब्रेन तक भी पहुँच जाता है और ये फिर ब्रेन में बैठ के सोजिश करवाता है और मिर्गी करवाता है। तो ब्रेन में कीड़ा पहुँचने की वजह से या फिर इन्फेक्शन पहुँचने की वजह से भी बच्चों को मिर्गी हो सकती है। अब तीसरा जो ग्रुप है वो है मेटाबॉलिक ग्रुप। अब मेटाबॉलिक ग्रुप में दो सबसे कॉमन कारण हैं, एक तो है कैल्शियम की कमी हो जाना और दूसरा है शुगर की कमी हो जाना। कैल्शियम की कमी जो होती है उसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और ये जो कैल्शियम है ये हमारे शरीर में वैसे तो बहुत काम करता है, बट जो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट काम है वो है मसल्स और नसों को स्टेबल रखना। अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो नर्व्स जो हैं इंस्टेबल हो जाती हैं और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये शॉर्ट सर्किट मारने लगती हैं, जिसकी वजह से अकड़न और ये सारी प्रॉब्लम्स, फिट्स जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती हैं। उसके साथ साथ दूसरी जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है वो हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर की कमी। अगर शुगर ही ब्रेन को नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं पहुंचेगी, एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से बच्चों को फिट्स आने लग जाते हैं। और अगर ये जो शुगर की कमी है ये छोटी उम्र में ही हो गई, जन्म के इमीडिएटली बाद ही हो गई, तो ये ब्रेन को डैमेज भी पहुंचाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूरोमेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ना हजमा पाने की वजह से भी ब्रेन को क्षति पहुंचती है और डैमेज हो जाता है और फिट्स होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में, तो कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसके 4th वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने न्यूरोमेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझाया है। अब हम आते हैं चौथे प्रॉब्लम की तरफ या चौथे ग्रुप की तरफ, जो कि है जेनेटिक ग्रुप। अब कई बार ऐसा होता है कि जो एपिलेप्सी है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन में चलती जा रही है। दादाजी को भी थी, उस बच्चे के फादर को भी हुई और बच्चे को भी वही प्रॉब्लम है। एक समय पे फिट्स आते हैं एक उम्र के बाद और फिर वो काफ़ी देर तक चलते रहते हैं, कई बार दवाई से कंट्रोल होते हैं, कई बार नहीं हो पाते। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम्स किसी ना किसी जीन की म्यूटेशन की वजह से या किसी ना किसी जीन की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। कई कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में तो कभी फिट्स हुए नहीं, बट फिर भी बच्चे में वो फिट्स आ गए और वो बिल्कुल नई एक म्यूटेशन से आए, जिसे हम बोलते हैं डी नोवो म्यूटेशन, मतलब बिल्कुल नई म्यूटेशन से आ गए। और ये मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रॉब्लम्स के अंदर होता है। उसके अलावा एक अलग से ग्रुप होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स का, जो कि होती है चैनलोपैथी। अब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इनके ऊपर कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, इनके बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जिनके अंदर बाहर होने से जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये अपने निर्धारित समय पे खुल जाते हैं, निर्धारित समय पे बंद हो जाते हैं। बट अगर ये फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए प्रोटीन की वजह से या फिर वो चैनल के ठीक ना बन पाने की वजह से, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता रहता है और ये फिट्स बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होते हैं और बहुत ही जल्दी उम्र में आ जाते हैं। और ये भी मोस्टली जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से ही होते हैं। और पांचवा जो ग्रुप है वो है इम्यून रिलेटेड एपिलेप्सीज। अब इम्यून रिलेटेड एपिलेप्सीज को मैंने कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन की जो 3rd वीडियो थी, पार्ट 3, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, जहाँ पे मोस्टली किसी एक मामूली से खांसी ज़ुकाम की वजह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ये एंटीबॉडी जाके हमारे ब्रेन और नसों को तंग करने लगती हैं, जिसकी वजह से फिट्स की झड़ी लग जाती है और साथ में बच्चे के बिहेवियर में भी अबनॉर्मेलिटी आने लगती है। इन प्रॉब्लम्स को सही समय पे पकड़ने का फ़ायदा ये है कि अगर हम इन प्रॉब्लम्स को सही समय पे पकड़ लें तो हम इनको ट्रीटमेंट से जड़ से मिटा भी सकते हैं। और लास्ट जो ग्रुप है वो है अननोन। ये वो वाली एपिलेप्सीज़ हैं जिनका कारण हमें अभी तक समझ नहीं आया, या फिर वो वाली एपिलेप्सीज़ हैं जिनको हम समझते हैं कि ये जेनेटिक एपिलेप्सीज़ हैं,
बट अभी हमारे पास उतनी जेनेटिक टेस्टिंग है नहीं कि हम सारी एपिलेप्सिस के जेनेटिक कारण को पकड़ पाए। आगे आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हमारी जो टेस्टिंग है वो इतनी एडवांस्ड हो जाए कि जितनी भी एपिलेप्सीज अभी हमने अननोन ग्रुप में रखी हुई हैं वो रिक्लासीफाई होके स्ट्रक्चरल या किसी जेनेटिक ग्रुप में फिट हो जाए। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्यों हम जानना चाहते हैं एपिलेप्सी के कारण को। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि एपिलेप्सी किस कारण की वजह से हो रही है तो एक तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी, हम पेरेंट्स को ढंग से ये भी समझा सकते हैं, पेरेंट्स खुद भी समझ जाएंगे कि इसको कब तक एपिलेप्सी रहेगी और कितनी इसको प्रॉब्लम होगी। और तीसरा, हम ये प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं कि बच्चे को आगे कितनी प्रॉब्लम रहने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमेशा माँ बाप के मन में ये सवाल रहता है कि उनकी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई, या बचपन में उसको कोई छोटी सी चोट लग जाने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, या फिर मेरे बच्चे में ऐसा क्यों हुआ जबकि हमारे परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक बार अगर हम ये कारण समझ लेते हैं तो एटलीस्ट हमारे मन की जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, वो ख़त्म हो जाती है और फिर हम आगे ट्रीटमेंट और उसके आगे प्रोग्नोस्टिकेशन के ऊपर ढंग से फोकस कर सकते हैं। तो होपफुली मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से एपिलेप्सी से रिलेटेड जो कॉजेज़ हैं उनको डिटेल में समझा दिया होगा और आपके जो डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट्स हैं किसी वीडियो के लिए एपिलेप्सी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ जो कि होगी एपिलेप्सी से रिलेटेड। तब तक के लिए आप सब लोग सेफ रहें, अपना ध्यान रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करते रहें। जय हिंद।